हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का ये कमाल का पाठ टोपी शुक्ला। ये संचयन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, स्पर्श और संचयन दो पुस्तकें हैं आपको, उसका पहला पाठ है। इसके लेखक है राही मासूम रज़ा जी। इस चैप्टर की कोर वैल्यू अगर आपको बताई जाए, ज़्यादातर बच्चों को इससे मतलब नहीं होता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब फ़र्ज़ ही ऐसा है कि अगर कम से कम बताऊं, क्योंकि इंटरेस्ट तो ज़्यादा बच्चों को होता नहीं है, तो कोर वैल्यू इस चैप्टर की यही है कि बचपन में बच्चे को जहाँ से भी प्यार मिलता है तो वो बच्चा जो है वहीं का बनकर रह जाना चाहता है। जैसे अगर कोई व्यापारी होता है, कोई ट्रेडर है, तो वो हमेशा अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचेगा। नफ़ा नुकसान जिसको हिंदी में कहते हैं, कि मतलब किसी से मिलेगा भी तो पहले ही थॉट क्या आएगा, पहली ही सोच दिमाग में कैसे आएगी कि किसी की आंख में आंख भी डालेगा कि इससे कैसे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, या इसकी नज़रों के सामने कैसे मेरा इम्प्रेशन अच्छा बन जाए, या इसके ज़रिए जो और आसपास लोग हैं, यानी कि इस वक्त जो मेरे आसपास लोग हैं या मेरे सोसाइटी में मेरे क्लास में लोगों के सामने कैसे थोड़ा सा मेरा इम्प्रेशन अच्छा हो जाए, यही सोचता रहेगा। यानी कि जीवन धंधे की तरह चलाते रहेंगे, पर जीवन जी नहीं पाएंगे। तो वो जो बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता, खासकर बचपन में। बचपन में बच्चे जो हैं, जैसा कि देख सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पे मुस्लिम है और एक ऑफकोर्स हिंदू है। तो बचपन में मज़हब के बारे में, धर्म के बारे में, कौन कहाँ रहता है, अमीर है गरीब है, इस बारे में कोई बच्चा नहीं सोचता। तो चैप्टर की कोर वैल्यू यही है कि कोई भी बच्चा जो है, बचपन में आप अगर उसे प्रेम देंगे तो वो भी आपको प्रेम देगा। आप नफ़रत करेंगे, खूसटपन दिखाएंगे, तो वो भी आपके साथ नफ़रत करेगा और खूसटपन दिखाएगा। क्योंकि बच्चा दिल का अच्छा होता है, उसके दिल में कोई मैल या पाप नहीं छुपा होता। इस कहानी के दो इम्पोर्टेंट पात्र हैं, टोपी और इफ़न। टोपी शुक्ला जो कि इस पाठ का शीर्षक है, टोपी शुक्ला एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही बच्चे का नाम है, हरे शर्ट वाले का नाम है, मान लीजिए टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला का एक दोस्त है इफ़न। इफ़न भी उसका असली नाम नहीं है। टोपी इफ़न को इफ़न के नाम से बुलाता है, इफ़न टोपी को टोपी कहकर बुलाता है। टोपी शुक्ला एक ही बच्चे का नाम है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि टोपी और इफ़न के परिवार के बारे में। पूरे पाठ में इन दोनों बच्चों को टोपी और इफ़न के नाम से बुलाया गया है, पर इन दोनों के असली नाम ये नहीं है। पर एग्ज़ाम के आंसर्स लिखते वक्त आप टोपी और इफ़न लिख सकते हैं। टोपी जो है वो एक हिंदू परिवार से था, इफ़न जो है एक मुस्लिम परिवार से था, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। टोपी के परिवार में टोपी की दादी थी सुभद्रा देवी जी, बहुत ही घूसट किस्म की थी। टोपी के पिता जो थे डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, जिनको गांव में सब लोग नीले तेल वाले के नाम से जानते थे। टोपी के पिता जो है गांव में नीले तेल वाले के नाम से मशहूर थे। उसके पिता डॉक्टर थे। पुराने समय की कहानी है, तो उस समय डॉक्टरों का बहुत सम्मान किया जाता था और मतलब अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, एक अच्छे परिवार से था, काफ़ी संस्कारी परिवार से थे, ठीक है। नारा डॉक्टर शुक्ला जी या नीले तेल वाले, और टोपी उन्हीं का बेटा था। टोपी की माँ जो है राम दुलारी जी, उनकी ग्रामांचल की बोली थी, यानी कि पूर्वी बोली थी। जैसे अफ़गानिस्तान में अगर आप जाएंगे तो अफ़गानों की बोली थोड़ी अलग किस्म की होती है। अफ़गानिस्तान से पूर्व यानी कि भारत की ओर आएंगे तो भारतीय बोली थोड़ी अलग है। भारत में भी खास करके जो उत्तर पूर्व है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे प्रांतों में आप देखेंगे तो यहाँ की बोलचाल की भाषा थोड़ी अलग है। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार से भी और पूर्व में जाएंगे, जैसे कि आप नेपाल चले गए या म्यांमार चले गए, तो यहाँ पे भी बोली बदल जाती है। पर ऐसा फ़िलहाल के लिए समझ के चलिए कि टोपी की जो माँ है वो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश बिहार के प्रांतों से थी, पूर्वी भारत से थी, तो उनकी बोली वैसी ही थी। टोपी के दो भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। टोपी के बड़े भाई का नाम था मुन्नी बाबू और टोपी के छोटे भाई का नाम था भैरव। यानी कि टोपी जो है वो बीच वाला भाई था। टोपी का बड़ा भाई था मुन्नी या मुन्नू कह लो, टोपी का छोटा भाई था भैरव, और बीच में अपने टोपी शुक्ला। टोपी के घर में एक नौकरानी जी आती थी जिनका नाम था सीता जी। अब इफ़न के परिवार के बारे में जानते हैं। इफ़न के दादा परदादा दोनों प्रसिद्ध मौलवी रह चुके थे। ऐसे वैसे छोटे मोटे नहीं, प्रसिद्ध मौलवी, फेमस मौलवी थे, दादा भी परदादा थे। उनकी दादी परदादी भी जो है वो नमाजी बीवी थी, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना समझो कि दादा परदादा जो है मौलवी थे। इफ़न की दी जो है वो किसी मौलवी धर्म से जुड़े परिवार से नहीं थी। इफ़न की दादी जो है वो एक ज़मींदार की बेटी थी, यानी कि लैंडलॉर्ड की, यानी कि उनके पिता के पास बहुत बड़ी ज़मीन होगी, उस पे वो खेती गृहस्थी करवाते होंगे, पर उनके पास भी काफ़ी पैसा होगा। ज़मींदार या लैंडलॉर्ड्स बहुत पैसे वाले होते हैं अक्सर। तो इफ़न की दादी ज़मींदार परिवार से थी और बहुत खुले विचारों की थी।
कि वो कभी ऐसा धर्म पे या फिर मतलब भेदभाव नहीं करती थी, कभी इफ़न को मना नहीं करती थी कि तुम एक हिंदू लड़के से क्यों दोस्ती कर रहे हो, ऐसा वो कभी नहीं कहती थी। और वो कराची थी, उनका घर तो ऐसे कराची में था, पर उनकी भी ग्रामांचल की बोली थी। अब देखेंगे कि टोपी की माँ की भी ग्रामांचल की बोली है और इफ़न की दादी की भी ग्रामांचल की बोली है, यानी कि पूर्वी भारत की। यानी कि टोपी की माता जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश बिहार की जैसे उनकी बोलचाल की भाषा थी, और अपने इफ़न की दादी जी जो हैं वो भी, उनका भी ससुराल लखनऊ में था, तो वैसे ही उनकी बोलचाल की भाषा थी। थोड़ा लखनऊ तो यूपी में ही आता है। टोपी के अब्बू, माफ़ कीजिए, टोपी नहीं, इफ़न के अब्बू यानी कि इफ़न के पापा जो हैं उनका नाम सैयद मुर्तज़ा हुसैन था। पेशे से वो कलेक्टर थे। तो टोपी के पिताजी जो हैं वो तो अपने डॉक्टर हैं, डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, ये नीले तेल वाले डॉक्टर अच्छे हैं। बट इफ़न के पिता जो हैं, अब्बू जो हैं, वो तो सीधा कलेक्टर थे और इसलिए उनको सरकारी बंगला दिया गया था जिसमें इफ़न अपने परिवार के साथ रहता था। इफ़न की एक अम्मी थी और इफ़न की एक बड़ी और छोटी बहन भी थी। अब टोपी शुक्ला कहानी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि कहानी का छोटा सा हिस्सा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको कुछ इंसिडेंट्स हैं कहानी के जो दिए गए हैं, तो आपको इससे पहले की कहानी बाद की नहीं पता। ये एक बड़े उपन्यास का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको दिया गया है। वही जो मैंने बताया कि लेखक इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि बचपन मिलता है, माफ़ कीजिए, जहाँ से अपनापन और परिवार मिलता है वो वहीं रहना चाहता है, कि बच्चा भेदभाव नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक आईना है, आप आईने को देख करके हाथ हिलाएंगे तो आईने में जो आपका प्रतिबिंब बना है दर्पण में, वो प्रतिबिंब भी आपको देखकर हाथ हिलाएगा। आप जैसा व्यवहार आईने के साथ करेंगे, आईना भी वैसे आपका व्यवहार करेगा। हाँ, इमेज इन्वर्टेड होगी कि जैसे आप राइट हैंड हिला रहे हैं तो क्या आईने में वो लेफ्ट हैंड होगा, पर वो लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है। पर अगर आईने के पर्सपेक्टिव से या आईने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिसको आप कह रहे हैं कि अरे नहीं मैं राइट उठा रहा हूँ तो आईना आईना का जो प्रतिबिंब है वो तो लेफ्ट हैंड उठा रहा है, पर उस प्रतिबिंब के दृष्टिकोण से वो उसका राइट हैंड ही है। ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे आईने में आप जो करें वो सामने से आता ही है वापस, उसी तरीके से बच्चे के सामने आप जैसी भावनाएं निकालेंगे, प्रेम की भावना, नफरत की भावना, गुस्से की भावना, वो वैसी ही भावना जो है सामने से देगा। बच्चा कभी ये नहीं सोचता अरे इस पे गुस्सा करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, वो तो माता पिता पे भी गुस्सा करता है। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। कहानी टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, उसका परिवार बहुत संस्कारवादी है। ठीक है, बहुत संस्कारों में विश्वास रखता है और घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है। कि टोपी के पिता डॉक्टर थे तो अच्छा खासा पैसा कमाते थे। इफ़न के पिताजी तो कलेक्टर थे, तो हाँ वो भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे। टोपी का एक दोस्त है इफ़न। टोपी जो है अपने दोस्त को इफ़न कह के बुलाता है और इफ़न अपने दोस्त को टोपी कह करके बुलाता है। इफ़न को बुरा लगता था कि ये इफ़न कैसा नाम है, ये मेरा नाम तो है नहीं। इफ़न का असली नाम था सैयद जरगाम मुर्तज़ा। सैयद उसका असली नाम था, पर अपना टोपी उसको इफ़न इफ़न कहता था। टोपी का भी असली नाम टोपी नहीं था, टोपी का असली नाम था नारायण शुक्ल। नारायण शुक्ला। जैसे कि टोपी के पिता जो थे उनके पिता का नाम क्या था, टोपी के पिता का नाम था भृगु नारायण शुक्ला एक तरीके से। तो टोपी जो है उसका नाम था नारायण शुक्ला, है ना। हाँ, माफ़ कीजिए, बलभद्र नारायण शुक्ला। टोपी जो है उसका नाम भी कुछ और था, बट इफ़न उसको टोपी कहता था और अपना टोपी भी है अपने इफ़न को, सैयद को इफ़न इफ़न कह के पुकारता था। जैसे मैंने बताया था इफ़न के दादा परदादा दोनों प्रसिद्ध मौलवी थे। उनकी लाश को करबला में ले जाकर दफनाया गया, कि वो हिंदुस्तान में ही जीवन उन्होंने बिताया, पर हिंदुस्तान के बाहर विदेश में करबला नाम की एक जगह पर इफ़न के दादा और परदादा दोनों की लाश को दफनाया गया। अब होता ही है कि इफ़न की दादी का ससुराल जैसा बताया था यूपी में, लखनऊ में है, तो वहाँ गाना बजाना बुरा समझा जाता था। आज भी अगर आप उत्तर पूर्व भारत में जाएंगे तो आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है, पर कहीं कहीं बुरा माना जाता है। देखिए, खासकर ये सिर्फ उत्तर पूर्व भारत की बात नहीं है, पुराने समय के भारत में ये गाना बजाना सही नहीं माना जाता था। आजकल तो एक्टर्स एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को देख कर के लोग पागल हो जाते हैं, पर एक ऐसा समय था कि जब एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ को लोग पागल समझते थे, कि ये क्या नाच गाना, नचैनिया गवैनिया की तरह नचनिया जैसा नाच रहे हैं, ऐसी सोच थी उस समय की। तो ये नाचना गाना, लोगों का मनोरंजन करना, दिल बहलाना लोगों का, है ना, प्रोग्राम्स करना, ये सब जो है लोग अच्छा काम नहीं मानते थे। पुराने समय की सोच ऐसी थी कि संगीत मतलब या तो भिखारी करते हैं या नचनिया करते हैं। सच बोल रहा हूँ, यही संगीत थी। आप 11th स्टैंडर्ड में आएंगे तो आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी एक चैप्टर होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
माई ग्रैंड मदर एट 66 शायद, हाँ। एनीवेज, तो उस चैप्टर में भी यही लिखा गया है। पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि गाना बजाना अच्छा नहीं माना जाता था वहाँ पे। पर टोपी की जो माफ़ कीजिए, इफ़न की जो दादी जी थी, है ना, जो लखनऊ से थी, उनका ससुराल लखनऊ में था, तो वहाँ पे गाना बजाना बुरा समझा जाता था। पर इफ़न की दादी का मायका, उनका अपना घर कराची में था, पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान भारत जो है एक ही थे, आज़ादी से पहले की कहानी है। तो कराची में था, वहाँ से उनकी शादी हो गई तो उनका ससुराल जो है लखनऊ आ गया। कराची में गाना बजाना ठीक था, ठीक है। और लाहौर और कराची तो श्री राम के दो पुत्रों के ऊपर जो नगर हैं, लव कुश के नाम के ऊपर ही लाहौर और कराची लिखे गए हैं। ये मतलब कोई इस्लामी नाम नहीं है, ठीक है। लाहौर में काफ़ी मंदिर है, कराची में भी काफ़ी बड़े बड़े हिंदू भव्य मंदिर थे। पता नहीं अभी है या नहीं। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉइंट यहाँ पे ये है कि कराची में गाना बजाना ठीक था, बट लखनऊ में अच्छा नहीं माना जाता था। तो इफ़न की दादी जो थी उनको पसंद था, पर क्योंकि अब पति के घर आ गई है और पति का घर लखनऊ में है, उनका ससुराल जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। तो वो कभी अपने पति के डर से, इफ़न की दादी जो है कभी अपने पति के डर से, यानी कि इफ़न के दादा के डर से, जो एक मौलवी थे, कभी भी गाना बजाना नहीं करती थी। परंतु जब इफ़न के मतलब ये इफ़न के पिता की शादी, यानी कि इफ़न के पिता की शादी हुई, तब वो गाना बजाना नहीं कर पाई, यानी कि अपने खुद के बेटे की शादी में। समझ रहे हो ना? हेलो। पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि इफ़न की दादी को गाना बजाना पसंद था, पर वो अपने ससुराल में ये सब नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पति जो है उनको अच्छा नहीं लगता था। अब हुआ ये कि ये सारी चीज़, इफ़न की दादी को अपने पति यानी कि इफ़न के दादा से केवल एक शिकायत थी कि वे सदा मौलवी बने रहते थे। कि मतलब ठीक है, आप मौलवी हैं, आप मज़हब के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, आप लोगों को मतलब गलत काम से सही काम पे, ईश्वर की राह पर लेके आ रहे हैं, कमाल की बात है। पर आप हमेशा मौलवी बने रहते हैं, घर में भी मौलवियों की जैसी बातें करते हैं। कभी तो आप आम इंसान हो जाइए। हाँ, जब आप मस्जिद जाते हैं तो आप मौलवी बनकर जा सकते हैं, आप समाज में मौलवी बनकर रह सकते हैं। पर इफ़न के दादाजी घर में भी मौलवी बन के रहते थे, और इफ़न की दादी उनसे इतना डरती थी कि वो गाना बजाना कभी नहीं करती थी, ठीक है। अब इफ़न की दादी जब मरने लगी तो उसे अपनी माँ का घर याद आने लगा। मरने लगी यानी कि जब उनकी मरी नहीं है वो, यानी कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उनकी उम्र बढ़ती गई, तो उन्हें अपनी माँ के घर की याद आने लगी, ठीक है। माँ का उनका उनका मायका कहाँ था? कराची में। तो उनको वहाँ अपने घर की याद आने लगी। इफ़न उस समय स्कूल गया हुआ था। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। इफ़न को अपनी दादी जो है बहुत पसंद थी। वह उसे रात के समय कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी पूर्वीय भाषा बोलती थी जो उसे अच्छी लगती थी। पूर्वी भाषा, ग्रामांचल की भाषा, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार की। तो वहाँ के लोगों की बात करने का ढंग ही काफ़ी अच्छा होता है। ये जो है ये इफ़न को बहुत पसंद था कि उसकी दादी उसको पूर्वी बोली में कहानियाँ सुनाती थी, है ना। टोपी को और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, उसे अच्छा लगता था। टोपी को भी दादी अच्छी लगती थी, है ना। टोपी जो है इफ़न को तो अपनी दादी अच्छी लगती थी। टोपी को भी इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि टोपी की माँ जो है उनकी भी पूर्वी बोली थी, इफ़न की दादी की भी पूर्वी बोली थी। तो टोपी को दादी जी के साथ ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ से ही बात कर रहा हूँ। और वो भी कई बार इफ़न के साथ उसके घर जाता था और इफ़न की दादी जी से बात करता था, कहानियाँ सुनता था। तो उसे वो दादी जो है, इफ़न की दादी, अपनी माँ जैसी लगती थी। पर हाँ, टोपी की दादी जो है वो बहुत घूसट थी, है ना। और वह इफ़न की दादी को घर जाकर उनसे बात करता था। उन्हें अपनी दादी भी माँ, अपनी माँ समान मानता था एक्चुअली, क्योंकि बोली एक जैसी है। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया, उसी क्षण यहाँ तूफान आ गया। हुआ ये कि टोपी जो है अपने घर में था, वो इफ़न के घर अक्सर जाता था खेलने के लिए। इफ़न की दादी से भी बहुत बात करता था, है ना। एक दिन क्या हुआ कि टोपी ने अपने घर में अपनी मम्मी को या अपनी माँ को अम्मी कह दिया, तो पूरे घर में तूफान आ गया। मम्मी से ज़्यादा तो दादी जी भड़क गई, है ना। उनकी दादी बहुत घूसट थी, तो वो भड़क गई, ये क्या कर रहा है, कहाँ से संस्कार है, ये क्यों लेके आ गए, ये अम्मी अम्मी क्या लगा रखा है, कौन सी संगति में पड़ गए हो, ये सब। फिर बाद में उसकी बहुत पिटाई भी हुई, यानी कि उसकी माँ से, यानी कि टोपी की मम्मी ने उसको बहुत पीटा भी थोड़ा। और उसके बाद उसके भाई मुन्नी बाबू ने, उसका बड़ा भाई ने झूठ बोल दिया कि उसने कबाब खाए हैं, लेकिन कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे। अब कबाब जो होता है वो एक खाना होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है, नॉन वेज में आता है ना।
तो इफ़न तो ठीक है चलो, पर टोपी के परिवार में ये सब खाने की मनाही थी। हो सकता है कि ये लोग शाकाहारी हो या बहुत संस्कारी है, तो ये लोग मांस नहीं खाते थे, मांसाहारी भोजन इनको अच्छा नहीं लगता था। अब कि अरे नहीं नहीं, टोपी ने खाया है कबाब, खाए हैं मैंने देखा, ये कबाब खा रहा था, ये मुस्लिमों से बहुत दोस्ती करने लगा है आजकल, आपको अम्मी अम्मी बोल रहा है, अपनी मम्मी को ऐसा बोला होगा टोपी के भाई ने। तो अब हुआ ये कि एक्चुअली सच तो ये था कि कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे, पर उसको मज़ा आ रहा था कि मेरे छोटे भाई की पिटाई हो रही है, तो उसने झूठ बोल दिया। और सारे घर वालों ने मान भी लिया कि हाँ इसका एक दोस्त है इफ़न, ये मुस्लिमों की संगति में रह रहा है वगैरह वगैरह, वैसा उन्होंने मान लिया। ठीक है। टोपी को सफाई देने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, सबने उसे गलत समझ लिया। फिर अगले दिन टोपी स्कूल गया, उसने इफ़न को सारी घटना बताई, है ना। भूगोल के चौथी पीरियड में दोनों स्कूल से भाग गए, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पीरियड में। भूगोल के चौथे पीरियड यानी कि भूगोल के 4 पीरियड हुए ऐसा नहीं है। फर्स्ट पीरियड हो सकता है हिंदी हो, सेकंड इंग्लिश हो, थर्ड एसएसटी हो, फोर्थ पीरियड ज्योग्राफी था। तो मतलब 3 पीरियड तक तो टोपी और इफ़न दोनों स्कूल में थे। चौथे पीरियड में ये दोनों स्कूल से भाग गए। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। ठीक है। और टोपी केवल फल खाता था, टोपी जो है खाली फ्रूट्स खाता था, है ना। तो हो सकता है कि उसका परिवार शाकाहारी हो, इसलिए जब कबाब खाने की झूठी बात कही मुन्नी बाबू ने टोपी के बारे में, टोपी के भाई ने, तो काफ़ी परिवार वाले भड़क गए। हालांकि कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे, टोपी ने कभी कबाब नहीं खाया, वो हमेशा शाकाहारी भोजन करता था। तो टोपी इफ़न से वही कहता है कि यार हम अपनी दादियाँ बदल लेते हैं, मेरी दादी तो बहुत घूसट हैं, हमेशा गुस्सा करती हैं, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी है। फिर इफ़न यही कहता है कि ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि उसकी दादी सिर्फ उसकी दादी नहीं है, वो उसके पिताजी की माँ भी है। तो मैं अपने पिता की माँ तो नहीं बदल सकता ना। ये सारी बातें कर रहे होते हैं वो लोग, तभी इफ़न ये बोलते हैं टेंशन मत लो, तुम्हारी दादी जो है वो ज़्यादा समय नहीं जिएंगी, ऐसे भी बूढ़े लोग ज़्यादा दिन नहीं जीते। अब इतने में ना जाने क्या हुआ कि एक इफ़न के घर से नौकर आया। अब इफ़न के पिता तो कलेक्टर हैं, सरकारी बंगला है, तो सरकारी नौकर भी मिले होंगे एक दो। तो एक नौकर आया, उसने इफ़न को देखा और उसके पास आकर के बोला कि तुम्हारी दादी जो है वो नहीं रही। अब ये बहुत ही शॉकिंग खबर थी। इफ़न तो चौंक गया कि मैं तो टोपी की बात कर रहा था कि टोपी की दादी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, पर यहाँ पे मेरी ही दादी का निधन हो गया, ऐसे मेरे घर का नौकर मुझे बता रहा है। ये टोपी को और इफ़न को ये बात कब पता चली, जब ये दोनों फोर्थ पीरियड में, भूगोल के पीरियड में, स्कूल से बंक मार के बाहर आए थे। शाम को जब टोपी इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा पसरा था। किसी का निधन हो गया ना, तो शोक सभा हुई होगी। तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी, आसपास के काफ़ी लोग आए थे। ठीक है। टोपी के लिए तो मानो सब कुछ खाली हो चुका था, है ना। और टोपी जो है वो इफ़न से कह रहा था कि अगर देखो यार, तोड़ी दादी यानी कि थोड़ा यूपी साइड की बोलिए, कि अगर तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी चली गई होती तो अच्छा भी होता। टोपी ये इफ़न से कहता है, क्योंकि टोपी ऐसे भी अपनी दादी से नफरत करता था। वो तो इफ़न को कहता था अपनी अपनी दादियाँ बदल लेते हैं। तो टोपी आता है, बोलता है कि मेरी दादी मतलब तुम्हारी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर जाती या गुजर जाती तो अच्छा भी होता। ठीक है। और ये सारी वो उसको बहुत बुरा लगता है, इफ़न को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी दादी चली गई, पर वो दोनों कुछ कर नहीं सकते, जो गया वो तो गया। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि इफ़न के पिता का तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। इफ़न के पिता कलेक्टर हैं, सरकारी नौकरी है, ट्रांसफ़र होता रहता है, उनका ट्रांसफ़र हो गया। और फिर टोपी जो, माफ़ करना, इफ़न जो है वो अपने परिवार के साथ चला गया, क्योंकि इफ़न के पिता तो कलेक्टर हैं, जहाँ ट्रांसफ़र हो गया वहाँ नया घर मिलेगा, वहाँ रहेंगे वो लोग। और इफ़न की दादी का निधन हो चुका था। तो अब उस दिन टोपी ने कहा, अब टोपी तो बहुत अकेला पड़ गया, उसका दोस्त इफ़न चला गया, तो उस दिन टोपी ने कसम खा ली कि वो आज के बाद किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका मतलब जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली है, या जो कि अपना घर छोड़ के कहीं और जा सकता है। नहीं तो इस वक्त मैं जैसे अकेला हो गया, मेरा एक ही दोस्त था वो भी चला गया, ऐसे फिर मैं दूसरा दोस्त बनाऊं वो भी चला जाए, ये सही नहीं है। इसलिए मैं किसी ऐसे दोस्त से बात नहीं करूंगा या दोस्ती नहीं करूंगा जिसके पिता की नौकरी बदलती हो। इफ़न के जाने के बाद टोपी अकेला रह गया। अब क्या है कि अब इफ़न जिस बंगले में रहता था वो तो सरकारी बंगला था, एक कलेक्टर गया तो दूसरे कलेक्टर की पोस्टिंग वहाँ पे आएगी। तो एक नए कलेक्टर आए वहाँ पे, हरिनाम सिंह। उनके 3 बच्चे थे, तीनों लड़के थे। तीनों में से कोई टोपी का दोस्त नहीं बना। डब्बू बहुत छोटा था, टोपी से बहुत छोटा था। बिल्लू बहुत बड़ा था, टोपी से बहुत बड़ा था। और गुड्डू केवल अंग्रेज़ी बोलता था। गुड्डू नाम का एक लड़का था, कलेक्टर साहब, हर नए कलेक्टर जो हैं
हरिनाम सिंह का, वो बहुत अंग्रेज़ी बोलता था और टोपी को उतनी अंग्रेज़ी आती नहीं थी, तो टोपी किसी से भी अच्छी दोस्ती नहीं कर पाया और किसी ने टोपी को अपने पास भटकने भी नहीं दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, क्योंकि माली और चपरासी तो एक ही है ना। और टोपी इससे पहले जो कलेक्टर थे, यानी कि इफ़न के पापा, उनके घर आता जाता था इफ़न से मिलने के लिए। तो कलेक्टर चेंज हो गए पर माली तो एक ही है, चपरासी तो एक ही है, तो वो तो जानता था, अरे ये लड़का तो पहले हमारे पहले कलेक्टर बाबू के भी लड़के से मिलने आता था। तो माली और कलेक्टर टोपी को माफ़ कीजिए, माली और चपरासी टोपी को जानते थे, तो वो उसको मना नहीं करते थे बंगले में घुसने से। ठीक है। तो एक दिन टोपी उनके बंगले में घुसा, तो उस समय कलेक्टर हरिनाम सिंह के, नए कलेक्टर हरिनाम सिंह के तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनके उनके साथ किसी बात पर टोपी का झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। तभी डब्बू ने एक अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। एक उनके पास एक कुत्ता था, पेट डॉग था, उसे टोपी के पीछे लगा दिया। अब तो उस कुत्ते ने सिर्फ पीछा नहीं किया टोपी का, टोपी को काट भी लिया। टोपी को 7 सुइयां लगी। ठीक है। और तब जाके उसे होश आया। पहले ऐसा, आजकल तो एक सुई से हो जाता है, पहले ऐसा था कि कुत्ते ने काटा तो 7 सुइयां लगती थी। ठीक है। और फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा टोपी ने। उसका मन इतना गुस्से में आ गया और फिर वो इतना डर गया कि वो कभी गया नहीं वहाँ, उस तरफ देखा भी नहीं। इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की बूढ़ी नौकरानी सीता जी से दूर किया। टोपी के घर में एक नौकरानी थी जिनका नाम था सीता जी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, वो टोपी का दुख दर्द भी समझती थी, है ना। घर में सभी सदस्य जो हैं बाकी, यानी कि टोपी की माता जी, टोपी के पिताजी जो कि नीले तेल वाले हैं, है ना, शुक्ला, नारायण शुक्ला जी डॉक्टर हैं, ये सब टोपी को निकम्मा समझते थे। पूरा परिवार टोपी को निकम्मा समझता था कि इसके बस का तो कुछ नहीं है, ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। एक दिन ये हुआ कि मतलब वो पूरा घर उसको इतना बेकार समझता था कि घर में सबके लिए सर्दी में गर्म कपड़े बनाए गए, मतलब खरीदे भी गए। ठीक है। और पर टोपी को मुन्नी बाबू का उतारा हुआ कोट में लग गया कि मतलब घर में सबके लिए अब सर्दी का मौसम आएगा तो गर्मी गर्म कपड़े आए, पर टोपी के लिए नहीं आया। उसको अपने बड़े भाई का उतारा हुआ कोट दे दिया गया। टोपी को इतना गुस्सा आया कि उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और फिर वो कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया। टोपी के घर में तो सीता जी नौकर का काम करती थी, उसने अपने घर की नौकरानी यानी कि सीता जी को नहीं दिया, किसी और नौकरानी को दे दिया, केतकी को। और इस हरकत ने उसकी दादी को बहुत परेशान कर दिया। उसकी दादी ऐसे भी बहुत घूसट थी, है ना। और उन्होंने ये कह दिया कि हाँ हाँ, इसको बहुत ऐसा घमंड हो गया है ना, हम कपड़े किसी और के उतारे हुए हैं तो क्या हुआ, इसके बड़े भाई के उतारे हुए हैं, हमने इसको दिया, बड़े भाई को नया दे दिया हमने, इसको उतारा हुआ दिया, लेकिन इसको उतारा हुआ पहनना चाहिए था, ये नहीं पहन रहा तो इसको अब कोई गर्म कपड़ा नहीं देंगे, बिना गर्म कपड़े के इसको सर्दी जो है बिताने दो। अब टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो चुका था, जिसके कारण उसको घर में बहुत ज़्यादा डांट पड़ने लगी थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो पढ़ने बैठता था उसी समय इधर उधर से घर के वालों को कुछ मंगवाना होता था, है ना। बड़ा भाई तो भाग जाता था और छोटा भाई बहुत छोटा है, तो बीच में जो मझिला भाई है टोपी, वही फंस जाता था। तो घर वालों को कभी इधर से बाज़ार से कुछ मंगाना है, कभी मंडी से कुछ मंगवाना है, कभी किसी के घर से कुछ सामान लेवाना है, तो टोपी को भेजते थे बार बार। जब भी वो पढ़ने बैठता था कोई ना कोई काम आ जाता था, है ना। और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। स्कूल में उसके कोई अच्छा अध्यापक भी नहीं था। देखो, अच्छा टीचर मिलना ना बहुत मुश्किल है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता है वो। अध्यापकों ने उसके 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर उसे नज़रअंदाज कर दिया था कि वो एक ही क्लास में 9th स्टैंडर्ड में 3 बार फेल हो गया था। और मतलब पिछले दर्जों के, कि मतलब टोपी के साथ के बच्चे 10th में गए, फिर 10th में गए, फिर 10th में गए, टोपी 9th में ही बैठा है। तो जो अभी नए बच्चे 8th से आए हैं, यानी कि मतलब अपनी उम्र से छोटे दर्जे के बच्चे के साथ बैठने में टोपी को शर्म आती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था। कोई भी बच्चा जो है उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाता था। अब इससे आप समझिए, वापस कोर वैल्यू पे आते हैं कि टोपी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि समाज जो है उसके साथ बुरा एक तरीके से कर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत को तोड़े जा रहा है। तुम बच्चे की तरफ फेंक क्या रहे हो? मजाक फेंक रहे हो, और क्या फेंक रहे हो बच्चे की तरफ, मतलब अपना गुस्सा दिखा रहे हो, उसे आदेश दे रहे हो कि बिना कोट के या बिना गर्म कपड़ों के सर्दी बिताओ, है ना। तुम मतलब उसका मजाक उड़ाए जा रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। कल को ये बच्चा जो है कुछ बिगड़ जाता है या इतना अच्छा नहीं कर पाता, या फ्रस्ट्रेट होकर के
मतलब कोई गलत काम करता है तो फिर समाज तो यही बोलेगा ना कि हमारी क्या गलती है, वो फेल हो रहा था तो हमने बोला, पर इसका पाप जो है वो तो समाज के ही कंधों पर है। वो माने या ना माने, अपने कर्मों का बोझ तो हर किसी को ढोना ही पड़ता है। तो कोई सहानुभूति नहीं देता था। शिक्षक जो है नज़रअंदाज करने लगते थे। एक कसम खाई जाती है ना, जैसे एक पुलिस वाला पुलिस बनता है ना, तो या फिर एक फौजी शपथ लेता है ना, तो वैसे शिक्षकों की भी एक शपथ होती है। तो ली हुई शपथ से गद्दारी तो नहीं कर सकते, करोगे तो कहीं ना कहीं भोगना तो पड़ता ही है। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती शिक्षकों की भी हो सकती है। कोई बच्चा फेल हो रहा है तो क्या बात है, उसको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर टोपी के शिक्षकों ने नज़रअंदाज कर दिया। उसके स्कूल के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। बच्चे तो अपने बिजी है ना, अपने मार्क्स लाने में, हमको ये करना है वो करना है ना। और उसके बाद 10-20 साल बाद फिर पूछो उनसे मार्क्स क्या किया, तो बोला कि नहीं नहीं उसी से तो मेरे को मेरा करियर मिल गया। देखो बड़े हो चुके हैं हम भी, अनुभव से बता रहे हैं। अगर हमारे अनुभव पे विश्वास नहीं है तो डॉक्टर कलाम के अनुभव पर विश्वास कर लो। उन्होंने भी तो काफ़ी चीज़ें कही हैं ना। खैर, अभी मैं क्या बताऊँ इसमें। तो टोपी को बहुत अपमानजनक लगती थी ये सारी बातें, और वो 9th स्टैंडर्ड में 3 बार फेल हो गया। अब टोपी के बर्दाश्त के बाहर हो गई ये सारी चीज़ें। उसने बोला अब चौथी बार तो मैं फेल नहीं हूँगा, जो होगा देखा जाएगा। और उसने फिर बहुत मन लगा करके पढ़ाई लिखाई जो है शुरू कर दी। और किसी तरह वो चौथी बार में तीसरी श्रेणी से पास हो गया, यानी कि थर्ड डिवीज़न से। फर्स्ट डिवीज़न यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स, सेकंड डिवीज़न यानी कि अच्छे मार्क्स, थर्ड डिवीज़न यानी कि ठीक ठाक मार्क्स से वो पास हो गया। और जब वो 9वीं कक्षा में पास हो गया तो उसकी दादी जो घूसट थी, उन्होंने उसको ताना दिया कि अरे तुम्हारी रफ्तार बहुत अच्छी है, तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास तो हो गए हो, कि मतलब थर्ड थर्ड ईयर है तुम्हारा और एक ही क्लास में, और उसमें तुम थर्ड डिवीज़न से पास हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पाठ में हुई थी। और ये मेरा आशीर्वाद है कि सच में आप यहाँ से कुछ सीख करके गए हो। मैं हूँ शुभम गुप्ता या शुभम संभव। आपके समय के लिए शुक्रिया।